चलो पीरियोडिक टेबल का ये है 9th लेक्चर। तो अभी हमें देखनी है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ फोकस ओवर हियर। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे पहले आता है परसेंटेज आयनिक करेक्टर। है ना, all ionic compounds are not 100% ionic. There is some covalent character. There is some covalent character present in ionic. If percentage ionic character is more than 50%, ठीक है, अगर परसेंटेज आयनिक करेक्टर मोर देन 50% है, we'll say compound is ionic. थोड़ा आयनिक और कोवेलेंट का मतलब समझ लेते हैं। आयनिक कंपाउंड means donation of electron, complete donation या complete separation of electron, complete transfer of electron। ठीक है, मतलब कोई A और B है and if they are forming ionic bond, तो यहाँ पे complete पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और complete नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड, आपने बहुत बार देखा है Na+Cl-। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड मीन्स covalent compound can have, not always, will be having partial charge transfer। ठीक है, जैसे A एंड B आपस में मिलके AB बना रहे हैं, देयर इज डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा, है ना। partial charge transfer will give you dipoles, partial charge transfer will give you dipoles, and this process is called polarization, poles formation। Polarization means poles, dipoles formation। इतनी बात समझ में आ रही सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अभी तक हमने केवल इतना कहा है
कि जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो 100% आयनिक नहीं है, जो उनका आयनिक करेक्टर है वो 100% नहीं। अगर आयनिक करेक्टर 50% से ज्यादा है तो हम कहेंगे कि वो आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, मतलब सब में थोड़ा ना थोड़ा कोवेलेंट करेक्टर रहेगा। कोवेलेंट करेक्टर का मतलब क्या है? पार्शियल चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्शियल चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन और नहीं भी हो सकता है, कोवेलेंट में नॉन पोलर भी बन सकता है। तो यहाँ पे एक तरह से ये है कि 100% चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना, 100% चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो आयनिक कंपाउंड। ठीक है, थियोरेटिकली, एक्सपेरिमेंटली जितने परसेंट चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उसके हिसाब से आयनिक करेक्टर बता दें। समझ में आई बात? जितने परसेंट, जैसे 0% का मतलब प्योर कोवेलेंट, 0% चार्ज ट्रांसफर मतलब प्योर कोवेलेंट, राइट? ठीक है, 100% चार्ज ट्रांसफर मीन्स प्योर आयनिक एक तरह से, राइट? तो जैसे जैसे हम परसेंटेज चार्ज ट्रांसफर हमारा वेरी करेगा, हम वी आर गोइंग टू से दिस मच परसेंट आयनिक कंपाउंड इज देयर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो बस ये परसेंटेज चार्ज ट्रांसफर देख रहे हैं कितना जाएगा, राइट? अभी परसेंटेज चार्ज ट्रांसफर किस बात पे डिपेंड करता है, राइट? कि कौन पूरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन पूरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। प्योर आयनिक कंपाउंड मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। तो अलग अलग मतलब साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग डेटा दिया। तो देयर इज अ वन फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू हेनी स्मिथ फॉर्मूला, परसेंटेज आयनिक करेक्टर is equals to 16 delta plus 3.5 delta square. Here delta is xa minus xb, difference of electron negativity. ठीक है, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया परसेंटेज आयनिक करेक्टर का। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है सीजियम फ्लोराइड। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी आर कैलकुलेटिंग, ठीक है? सीजियम फ्लोराइड, electron negativity of fluorine is 4, electron negativity of cesium is 0.7. कौन सा ग्राफ बेटा? सर मतलब अगर आयोनिक कैरेक्टर का ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो वो पैराबोला जैसा बनेगा ना? सर मतलब आयोनिक कैरेक्टर विद जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे लेट्स से, क्योंकि ये तो आयनिक करेक्टर बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम जाने पे आयनिक करेक्टर बढ़ेगा, है ना?
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी तो डिफरेंस बढ़ेगा। यस सर। एंड लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी तो घटेगा। आप पता नहीं, अगर बनाना चाहेंगे तो बढ़ेगा ना, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, है ना? हाँ तो हाँ, तो डिफरेंस बढ़ेगा, सॉरी, है ना, डिफरेंस बढ़ेगा। यस सर। हम्म, सर तो क्योंकि ये ऐसे पैराबोलिक इक्वेशन जैसे ही बन रहा है डेल्टा के साथ। अच्छा, तुम क्वाड्रेटिक से रिलेट कर रहे हो, हाँ बट सर, अगेन ये, क्वाड्रेटिक नहीं। हाँ वैसे ही सर। हाँ, मतलब तो मतलब वो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ऐसे पैराबोला जैसे। तो फिर वो डेल्टा की रेस्पेक्ट में है ना, हाँ एटॉमिक डेल्टा नंबर के की रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट। में नहीं है ना, ओके एटॉमिक नंबर की रेस्पेक्ट में नहीं है ना। ओके। हम्म, अच्छा हाँ यस सर। ठीक है। अब देखो ये, तो इसके हिसाब से जो डेल्टा है वो कितना आ जाएगा? फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट एंड सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। उसके कारण डेल्टा है 3.3। ठीक है, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना आ गया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? 16 into 3.3 plus 3.5 into 3.3 का whole square. So this value will be 33, 48, 48, 52.8. And this value 3.3 का whole square कितना होता है? 33 का whole square 10 point, मतलब 1089, तो 10.89। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 into 10, लाइक 10.9, 10.9 ले लो, 3.5 10, 35, 10.9, 3.15, 38.15. So this value will be 52.8 plus 38.15. So approximately this value is going to be 90.95, or approximately you can say 91%. According to this Andy Smith formula, the percentage ionic character will be 91%. ठीक है, तो अब बात आती है कि 50% कब हो जाएगा? ये किस डेल्टा वैल्यू के लिए ये वैल्यू 50 के बराबर आ जाएगी? ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक बन जाएगा। Now you can write 3.5 delta square plus 16 delta equals to 50. ये 50 इधर ले जाओगे, -50 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो भाई, बताओ डेल्टा की वैल्यू। सबने पढ़ ली ना क्वाड्रेटिक? बताओ जल्दी, फास्ट। ओके, सो 2.13 अप्रोक्सीमेटली यहाँ से
तो वैल्यू आई हो 2.13 के आसपास, या फिर यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 2.1 भी ले सकते हो, ठीक है। सो हेंस, है ना, अकॉर्डिंग टू हेनरी स्मिथ, if delta is greater than 2.13, compound is ionic. As percentage ionic character is more than 50%. ठीक है, राइट। ये तो हो गया हेनरी स्मिथ के हिसाब से। एक और फॉर्मूले थे गैलिस, मतलब जो ये बात कह रहे हैं इसके अलावा भी एक गैलिस करके, अकॉर्डिंग टू गैलिस, ठीक है, if delta is greater than 1.7, compound is ionic. अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग बातें हैं यहाँ पे, बट फॉर्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन आएंगे तो हेनरी स्मिथ से ही निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो हेनरी स्मिथ के हिसाब से ही निकालना है, और कोई ये तुमसे नहीं पूछेगा कि ये कंपाउंड आयनिक है या नहीं है, ये बस नॉलेज के लिए है। जैसे आपने देखा NaCl, ठीक है, तो Na की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो अप्रोक्सीमेटली 0.9 समथिंग है, ठीक है, 0.9 समथिंग, और Cl की 3.1 समथिंग, राइट। तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2.2, तो मतलब NaCl आयनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। हाँ बोलो यश। सर आपने लिखा ना कि डेल्टा इज मोर देन 2.13, सर ये वाला समझ में नहीं आया, ये कहाँ से मिला? ये भी बोला था ना क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, लेट ज्वाइन पर किया सर तुमने, आपने ये फॉर्मूला लिखवाया नहीं, ये वाला ये कौन सा फॉर्मूला है? लेट ज्वाइन किया ना, क्या सर? लेट ज्वाइन किया है ना। नहीं सर, हाँ, तो सर मैंने बताओ, पूरा लिखा भी है। बताओ कौन सा फॉर्मूला लिखा है। सर आयनिक इज इक्वल टू 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। तो उसी को सॉल्व किया है, बताया तो था कैसे सॉल्व करना है, दो चार बच्चों ने आंसर भी दिए। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी थी, 116 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर, कहाँ पे 50 आता है, उसको सॉल्व कर लो। 3.5 डेल्टा स्क्वायर प्लस 16 डेल्टा माइनस 50 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेल्टा की वैल्यू निकालनी थी। उससे डेल्टा, एक डेल्टा का रूट आया 2.113, और एक और आया कोई माइनस में नेगेटिव वाला, चाहिए नहीं, क्या प्रॉब्लम है बताओ। सर हमने इसमें 50 क्यों लिया, ये समझ में नहीं आया। 50% से ऊपर होगा तो आयनिक होगा, ये तो कह रहे अच्छा। हैं। चार, कौन चार डोमिनेट करेगा भाई, आयनिक करेक्टर और कोवेलेंट करेक्टर, दो करेक्टर, ठीक है। अगर 50% से ज्यादा हो जाएगा तो हम कहेंगे आयनिक करेक्टर ज्यादा है, मतलब कंपाउंड आयनिक है, ठीक है। हाँ सर। क्लियर है, अरे हाँ ना तो बोलो, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। ठीक है ना। गैलेस के लिए बस यही स्टेटमेंट रखना है, ठीक है। नेक्स्ट नेचर ऑफ, लेट्स से, एसिडिक और बेसिक नेचर। एसिडिक और बेसिक नेचर, तो पहले एसिड की बात करते हैं। और एसिड्स दो तरह के होते हैं, हाइड्रा एसिड्स, हाइड्रा
acids are written as HX या HA, A for anion. Non-metal is attached to hydrogen. Example: HCl, HBr, HI है ना, HF, HCN, H2S, N3H, ये सब हाइड्रा एसिड्स हैं. इसमें H2O को भी दो, H2O is not acid but it can behave as both, है ना, एसिड एंड बेस. तो H2O को भी ले सकते. कुल मिला के ऐसा कह रही बात. हाइड्रा एसिड क्या होते हैं. एंड दूसरे एसिड होते हैं ऑक्सी एसिड्स. HAON है ना, और नॉट H, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. आई थिंक HXAOY ऐसे लिख सकते. नॉन मेटल इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन and oxygen is attached to hydrogen. ठीक है. हाँ बोलो भाई, बताते जाओ. मिडनाइट. गुड मॉर्निंग सर. गुड सर मॉर्निंग. आपने जो ये ऑक्सी एसिड्स के लिए जनरल फॉर्मूला दिया उसमें ए क्या है? अरे आएगा ना, अभी बताएगा ये क्या है. नॉन मेटल है वैसे. ओके. एग्जांपल लेट्स से HNO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4, H3PO3 है ना, बहुत सारे न्यूमरस लेट्स ऑक्सी एसिड्स आर देयर. H2SO3 है ना, HNO2, H3PO3, H3PO2, तो बहुत सारे एसिड हो जाएंगे. तो वी आर टॉकिंग अबाउट एसिडिक नेचर इन हाइड्रा एसिड. ठीक है. सर ऑक्सी एसिड में जिधर आपने नॉन मेटल इज अटैच टू ऑक्सीजन, वो जो लिखा है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से बताया ना कि राइट राइट राइट. जैसे HNO3 है, HNO3 का स्ट्रक्चर बनाया आप लोगों ने? so मैंने HNO3 का स्ट्रक्चर तो ऐसा कुछ बनता है. N डबल बॉन्ड O, OH कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन. तो यहाँ पे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है. अच्छा, H2CO3 का तो बहुत आसान है. C डबल बॉन्ड O, OH OH. ठीक है. तो ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन से. यस सर. है ना. ये तो बनाया होगा ना H2CO3. ठीक है. कुल मिला के यहाँ सीखना ये है कि हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, ये जितने भी हाइड्रोजन है सब है ना ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं. ये एग्जाम्पल थोड़े से डिफरेंट है, H3PO2 एंड H3PO3. बाकी सब में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से. ठीक है. ये मतलब बेसिक आइडिया है. यहाँ पे एसिडिक नेचर, ये मैं अभी समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगा. तो एसिडिक नेचर इन let's say hydra acids.
हाँ बोलो। सर ये एग्जाम्पल में क्या क्या मुझे नहीं समझा। कोई बात नहीं, नाम ऑफ एसिड है, बस लिख लो। ठीक है सर। एसिडिक नेचर इन हाइड्रा एसिड्स, so S is proportional to electron negativity. From left to right, in a period, electron negativity increases, hence acidic nature increases. ठीक है, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। तो जैसे अगर मैं बोलूं एसिडिक नेचर का मतलब क्या है, देखो एसिड का मतलब क्या होता है, अगर आपने जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी होगी वो ये होगा, कौन आसानी से H+ दे रहा है। ठीक है, जितनी आसानी से कोई H+ देगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाएगा। सही बात है, ठीक है, राइट। नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड का लेना देना नंबर ऑफ हाइड्रोजन से नहीं है। जैसे HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, HI भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, H3PO4 वीक एसिड है, ठीक है, H2CO3 वीक एसिड है, राइट। HCl इज नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये भी मैं बता दूं, HCl is not the strongest acid. If we are going to talk about strongest acid, then it should be HI. अभी हम यहीं पे वही देख रहे हैं एसिडिक नेचर भी, ठीक है, HI और HClO4. These are in the let's say reason where we are going to say these are strong acids, very strong. Aqua regia is mixture of acids. It is not a acid. ठीक है, अब यहाँ पे फोकस करते हैं फिर से, right. So from left to right, in a period acidic electron negativity increases, that means acidic nature increases, and I said कि acid means कौन जल्दी से हाइड्रोजन दे दे। और हाइड्रोजन कैसे दिया जाएगा, हाइड्रोजन देने का मतलब क्या है ना, कि जैसे अगर मान लो मैंने ये HA बॉन्ड लिखा हुआ है, कौन जल्दी से टूट जाए, है ना, ये बॉन्ड टूट जाए। इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प किसकी मिलेगी, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव कितना अच्छा बन रहा है। जितना अच्छा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव बनेगा उतनी जल्दी ऑक्सीजन आएंगे और इसको खींच खींच के लेके जाएंगे, तभी तो आयनाइजेशन होगा, अपने आप थोड़ी ना हो जाएगा। H+ एक्वस, रिमेंबर NaCl वाला एग्जांपल बताया था आपको, है ना। जैसे ही NaCl पहुंचेंगे तो लेयर बाय लेयर धीरे धीरे वाटर के मॉलिक्यूल खींचते जाएंगे आयंस को, राइट, ठीक है। तो बस यहाँ पे भी यही होगा, राइट, यहाँ पे ये वाटर खींचेगा, यहाँ पे ये है ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन मतलब ऐसे खींचेगा वाटर, जितनी ज्यादा धीरे धीरे खींचते जाएंगे तो ब्रेक हो जाएगा। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना सेपरेशन हुआ, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतनी जल्दी ये खींचना चालू करेगा, एंड दैट मीन्स उतनी आसानी से H+ मिल रहा है, उतनी आसानी से H+ मिल रहा है मतलब एसिडिक नेचर ज्यादा। क्लियर है ये बात, बेसिक फिर से सुन लो। जैसे कोई एसिड है, पानी में आपने डाला तो हमें ये देखना है कितनी आसानी से H+ दे रहा है। इस बात पे ये डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा यहाँ चार्ज सेपरेशन होगा उतनी जल्दी वाटर के मॉलिक्यूल इसे तोड़ना चालू करेंगे और ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर है, यस, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, कैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने के कारण। तो एग्जांपल तो फिर कैसे हो गया, अगर मान लो मैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में बात कर रहा हूँ तो CH4 से ज्यादा एसिडिक होगा NH3, NH3 से ज्यादा एसिडिक होगा H2O, और H2O से ज्यादा एसिडिक होगा HF, ठीक है। इसी तरह से PH3 से ज्यादा एसिडिक होगा H2S, H2S से ज्यादा एसिडिक होगा HCl, right? So we can write this type of order. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है,
या तो ये याद रख लो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। उसका रीजन क्या था कि हाउ इजीली एनी एसिड कैन गिव H+ आयन। पानी में तो कितनी आसानी से H+ आयन दे रहे हैं, H+ आयन तो सभी एसिड दे रहे हैं ना, बट स्ट्रॉन्ग और वीक इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी आसानी से दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं मान लो CH3COOH लूंगा तो वो भी तो H+ दे रहा है ना, राइट। H2S लूंगा वो भी H+ दे ही रहा है ना, बट दीज आर वीक एसिड्स। तो कितनी आसानी से H+ दे रहा है, कितनी आसानी से H+ देने के लिए एक फैक्टर ये है कि जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव, जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज, उतनी जल्दी ये वाटर के मॉलिक्यूल इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इसको खींच के लेके जाएंगे। या इसको बोल सकते हो उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, राइट। चार्ज बाई साइज रेशियो पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा पॉजिटिव उतनी जल्दी जल्दी ये ना हाइड्रेशन स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहाँ पे देखो लेफ्ट टू राइट घट रही है ना। कार्बन से नाइट्रोजन की ज्यादा है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की ज्यादा है, ऑक्सीजन से फ्लोरीन की ज्यादा है। तो सॉरी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है, सॉरी। तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे देखते हैं। अब टॉप टू बॉटम, सिमिलरली इन टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब यहाँ यह बात याद रखने की है, इन ए ग्रुप, है ना, इन ए ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है नोट। एसिडिक नेचर is proportional to size, not the electron negativity, not the electron negativity value. अगेन साइज से क्या फर्क पड़ेगा, कोई बताएगा मुझे? क्यों इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, साइज पे डिपेंड कर रहा है? कोई अपना दिमाग लगा के बताएगा? मैंने आपको बोला था हाउ इजीली इट इज गोइंग टू गिव H+ आयन, दैट इज द कोर। कितनी आसानी से कोई H+ आयन देता है। अगर मान लो साइज बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। साइज छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी। साइज बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। राइट, साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी घटेगी, राइट, एंड दैट्स व्हाई यू कैन ब्रेक इजीली। समझ में आया? ठीक है, एसिडिक हाइड्रा एसिड के लिए एसिडिक नेचर इज प्रोपोर्शनल टू साइज, नॉट द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, है ना, ट्रेंड और वैल्यू। सो यू कैन से as size increases, है ना, towards bottom, है ना, towards to size increases from top to bottom. Electron negativity increases. एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे कोई बोले H2O और H2S में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो वी आर गोइंग टू से H2S, फिर H2Se, फिर H2Te। नहीं, हम इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर मान लो और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी सेम ही चीज है, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर electropositivity, electron negativity, only the size. Size is going to, let's say, weak bond. size बढ़ेगा तो है ना, बॉन्ड का नेचर जो है वो वीक हो जाएगा और इसलिए क्या होगा, इजीली टूट जाएगा। यस पल्लव। हेलो सर।
सर आप वापस समझा सकते हो कि वो साइज पे डिपेंडेंट क्यों है? क्यों क्लास लेट ज्वाइन की? नहीं सर, मैं क्लास में था, थोड़ा वो आवाज कट रहा था आपका। कितने लोग ऐसे हैं जो लेट आए, बताओ हाथ दो। क्योंकि मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी तो बच्चे अलग थे और अभी अलग हैं। और उठाओ जो लेट आए हैं। क्यों आते हो आप लोग लेट? पहली क्लास है। देखो कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सच बोलो यार, मैं डांट नहीं रहा हूँ। कम से कम इस बहाने से ये तो होगा कि तुम्हें रियलाइज हुआ कि कल से लेट नहीं आना है। मेरे डांटने से तुम सुधरने वाले होते तो तुम्हें पता नहीं कितना डांटता। तुम लोग खुद से ही सुधरोगे, खुद रियलाइजेशन करोगे भाई गलत हो गया ये। देखो 2 लोगों ने हाथ उठाए बस। मेरे डांटने से क्या होगा? मैं तो हमेशा ही मानता हूँ कि यार तुम लोगों को केवल और केवल कोई आगे बढ़ा सकता है, वो हो तुम। हम तो बस मोटिवेट कर सकते हैं, प्यार से समझा सकते हैं। हाँ कभी कभी गुस्सा कर लेते हैं, वो ह्यूमन नेचर है। बट मैं सच में डांटना किसी को नहीं जाना चाहता कि मुझे डांटना पड़े। मुझे लगता है बेकार है वो डांट। बट कभी कभी लगता है कि डांट लेना चाहिए। अभी लेट आओगे तो फिर क्या होगा? चीजें छूट जाएंगी, कई बार स्टार्टिंग छूट जाती है। स्टार्टिंग अगर मान लो छूट गई तो फिर वो पूरा लेक्चर आप वही सोचते रह जाते हो कि सर ने क्या समझाया था। ठीक है, चलो। तो अभी मैंने बस इतना बोला, फिर से मैं ये बात समझा दे रहा हूँ। टॉप टू बॉटम कोई मान लो बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है मतलब बॉन्ड एनर्जी कम रहेगी। ठीक है, राइट। एंड बॉन्ड ये याद रख लो है ना, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। मैंने आपको बताया भी था, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग ज्यादा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी कम है, आसानी से टूट जाएगा बस। साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? दोनों के अच्छा बॉन्ड लेंथ क्या होती है? 2 न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, राइट। तो साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी न्यूक्लियस के बीच की, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी घटेगी। HF फिर HCl फिर HBr फिर HI। ठीक है, इनफैक्ट HF is considered as kind of moderate or weak acid. It is not very strong acid. ठीक है, so you can write note है ना, HF is not है ना, or you can say HF is not a strong acid, ऐसे लिख सकते हो, kind of moderate acid। अब ये एसिड, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ना। किसका हम नेचर बता रहे हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो पता ही है ना आपको, TeSC की क्या है? क्या हमने यहाँ ऑक्सीजन सल्फर लिखा हुआ है? सेलेनियम इन लेट्स से H2O और H2S H2SC, नहीं ना। इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज थोड़ा ना लिख रहे हैं, राइट। लिख रहे हैं टॉप टू बॉटम। ओहो सॉरी, ये यहाँ पे राइट, यस यहाँ गलत हो गया, एसिडिक नेचर ये गलत है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे कोई डिपेंडेंट नहीं है एसिडिक नेचर, केवल साइज पे डिपेंडेंट है टॉप टू बॉटम। ठीक है, जो लोग कंफ्यूज हो गए वो यहाँ पे ध्यान रखें, मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं एसिडिक नेचर के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो एसिडिक नेचर इज प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है, अब आ जाती है इन ऑक्सी एसिड्स। एसिडिक नेचर इज है ना, is proportional to electron negativity of non-metal।
ठीक है, so let's say if we are going to talk about oxy acids, like we are going to say H2 HNO3 H2CO3 HNO3, कौन ज्यादा अच्छा ऑक्सी एसिड है? H3BO3 H2CO3 HNO3 HNO3 is stronger acid over here, है ना? From left to right, as well as top to bottom. अब यहाँ पे साइज का डिफरेंस नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है ये समझते हैं. लेट्स सी टॉक अबाउट, लेट्स से यहाँ पे कार्बन बारे में बात करें. लेट्स से ये आपका बॉन्ड है, अगर H+ निकलना है तो कौन सा वाला बॉन्ड टूटना पड़ेगा? ये OH बॉन्ड. सारे ऑक्सी एसिड में OH बॉन्ड होगा, तो इसके साइज से ऑक्सीजन का साइज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, सब जगह OH बॉन्ड ही टूट रहा है ना. जितने भी ऑक्सी एसिड है सब में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना हाइड्रोजन, OH बॉन्ड टूटेगा तो साइज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है, चाहे साइज बड़ा हो जाए चाहे छोटा हो जाए. किससे फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल से. कैसे समझते हैं? देखो ये ऑक्सीजन आप सबको पता है, अभी मैंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज भी बताई थी. मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है. मतलब ऑक्सीजन केवल और केवल फ्लोरीन के सामने ही सिर झुकाएगा, है ना, बाकी सबसे वसूली करेगा. राइट, ठीक है. जैसे मान लो यहाँ पे HNO3 लिखा हुआ है, HNO3 इज लाइक दिस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड पे देख रहे. अब ये ऑक्सीजन जो है ना, ये पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन लेट से, इससे भी पुल कर रहा है, इससे भी पुल कर रहा है. ठीक है, इससे पुल करेगा और इससे पुल करेगा, है ना, इन दोनों में देख रहे हैं. तो यहाँ पे नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा, तो इससे पुल करना ये थोड़ा कम कर पाएगा पुल. तो क्या करेगा? बाकी रिमेनिंग वसूली किससे करेगा? जो कम वीक है. राइट, ऐसे ही होता है ना. अगर कोई स्ट्रांग है तो उससे उतना इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, फिर किससे मिलेगा? लेना पड़ेगा सारा का सारा हाइड्रोजन से. तो क्या हुआ? चार्ज सेपरेशन ज्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल ऐसे इंपैक्ट करती है. अरे मैंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, हाँ ना, कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग. समझ में आया ना? फिर से देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्सीजन से जुड़ा है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा नॉन मेटल, उतना कम ये इलेक्ट्रॉन पुल करने देगा ऑक्सीजन को. तो फिर ऑक्सीजन को रिमेनिंग भरपाई कहाँ से करनी पड़ेगी? हाइड्रोजन से. हाइड्रोजन से करेगा तो उतना ज्यादा ये जो बॉन्ड है इस पे चार्ज सेपरेशन बढ़ जाएगा, तो पानी में जाते ही जल्दी से टूट जाएगा. ठीक है, हाँ H3BO3 लिखा हुआ है. तो ये सब अपनी जिस जो मैंने समझाया ना अपनी लैंग्वेज में लिख लो, हिंदी इंग्लिश मराठी जो लगे. राइट, नॉन मेटल जो है अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा देन इट इज गोइंग टू रेजिस्ट ऑक्सीजन टू पुल द इलेक्ट्रॉन. Hence oxygen has to pull all the electrons from hydrogen, making this bond weaker, or you can say making charge separation more, and that's why it is going to break easily in water. ठीक है, तो H2BO3 ये हो गया. मान लो अगर हम सिलिकॉन वाला लेट्स से फैमिली ले रहे हैं तो क्या होगा? H2SiO3, फिर H3PO4, फिर H2SO4, फिर HClO4. ठीक है, ऐसे ही हम आगे लिख सकते हैं. और अगर हमें ट्रेंड देखने हैं
तो लेट्स से डाउन द ग्रुप, नाइट्रोजन, फास्फोरस है ना, सल्फर, आर्सेनिक, सॉरी, इनको लिखेंगे तो HNO3 इज मोस्ट एसिडिक, देन H3PO4, ये तो आपको कोरिलेट कर पा रहे होगे, नाइट्रिक एसिड है या फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड मोर एसिडिक होता है, ये पता है सबको, राइट। H3PO4 इज मोर एसिडिक देन H3ASO4, अगर मान लो आर्सेनिक के टर्म्स में लिखेंगे ऐसे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से ही देखना है दोनों जगह, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम वाले हो गए। HClO4 ज्यादा एसिडिक होगा किससे, HbRO4 इज मोर एसिडिक देन HiO, ठीक है। तो इस तरह से, तो अभी अच्छा ये आ गया, इसमें एक्सेप्शन नहीं है, गुड क्वेश्चन, इसमें है एक्सेप्शन, बताएंगे। अब देखो ये जो एक और बात, एक इंटरेस्टिंग बात जो हो सकता है अभी जरूरत नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं, पानी में सारे स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। पानी में सारे स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो भी एसिड 100% ब्रेक हो जाए, पूरी के पूरे, 1 मोल डाला 1 मोल H+ आयन मिल जाए, ठीक है, तो 100% डिसोसिएट हो जाए, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उस रेंज में HCl है ना, H2SO4, HI, HBr, बहुत सारे हैं, HClO4, HiO4, ये सब आ जाते हैं, HNO3, ऑल दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। अब इनमें कंपैरिजन कैसे होगा कि इनमें सबसे तेज कौन है, तो सॉल्वेंट चेंज कर देते हैं। अब सॉल्वेंट क्या कर देंगे, एसिड, वीक एसिड, CH3COOH कर देते हैं, एसिटिक एसिड, समझ में आया। पानी में सारे एसिड जो हैं, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो 100% ब्रेक हो गए, यू कैन नॉट से विच वन इज स्ट्रॉन्गर, क्योंकि सबने 100% देती है, ठीक है। आपको रिलेटिवली देखना है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, बेस में डाल देंगे तो, बेस में डाल देंगे तो वीक बेस भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो एसिड बेस रिएक्शन करेगा, पूरा का पूरा टूट जाएगा, सॉल्ट बनाएगा। मान लो मैंने अमोनिया में डाल दिए सारे एसिड, CH3COOH को अमोनिया में डाल दिया, तो CH3COOH पूरा अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब पूरा टूट रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, रिएक्शन हो जाएगा, राइट। इसके लिए क्या होगा, फिर हम बोलेंगे कि यहाँ नहीं देख सकते, अमोनिया में बेस में नहीं देख सकते, बेस में तो सारे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, पूरी पूरी रिएक्शन हो रही है, पूरी पूरी तरह से टूट रहे हैं। तो किस में देखते हैं, वीक एसिड में डाल देते हैं। अब वीक एसिड में जो जितना ज्यादा मतलब H+ दे देगा, उसके हिसाब से हम देख लेंगे, समझ में गए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में भी, अमॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड वी आर गोइंग टू सी एसिडिक नेचर, इसको बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट, क्या बोलते हैं, लेवलिंग इफेक्ट। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे HNO3 और H2SO4 में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है बताओ, HNO3 और H2SO4 में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, स्ट्रॉन्गर नॉट स्ट्रॉन्ग, H2SO4, ठीक है, ठीक है, हाँ H2SO4 है, राइट। तो जो ऑर्डर आता है वो ये है, मतलब अगर ऑक्सी एसिड का ऑर्डर देखेंगे, ये भी, ये टॉप टू बॉटम वाला ऑर्डर था, और ये अक्रॉस लेट्स से है ना ग्रुप एंड पीरियड है, तो HNO3 से स्ट्रॉन्गर है H2SO4, और H2SO4 से स्ट्रॉन्गर तो मैंने बता ही दिया HClO4। HClO4 इज कंपैरिजन टू HI, है ना, इनकी बराबर बराबर होती है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स में आते हैं, इनफैक्ट HI थोड़ा सा वीक ही है HClO4 से, ठीक है। ये एक और ऑर्डर है, ये आप ऑक्सी एसिड में देख सकते हो, है ना। HNO3 राइट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है H2SO4, H2SO4 से ज्यादा HClO4, ठीक है।
पर क्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं। नाम अभी मैंने नहीं बताए क्योंकि फिर मुझे नेमिंग में ऐसा करता हूँ, ये क्लास मेरी खत्म हो जाएगी ना, जब ये वीक में हमारा पीरियडिक खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास एक वीक है पूरा डिस्कशन करने का, और फिर बच्चे का टाइम तो नेमिंग पढ़ा देंगे आपको, नेमिंग ऑफ एसिड्स, नेमिंग ऑफ बेस, नेमिंग ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो उससे आपको फिर फॉर्मूले में लिखना आ जाएगा। नॉन नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर वो IUPAC नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, वो नहीं पढ़ा, बता रहे। इनऑर्गेनिक में नेमिंग, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है क्लोरस एसिड, लेते लिखा है क्लोरस, नाइट्रस, है ना, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, है ना, कौन सा वाला क्या होगा, सल्फाइड, सल्फेट, क्लोरेट, मैग्नेट, ऐसे ये जो टर्मोलॉजी है ये सिखा देंगे। चलो ये हो गया एसिड के बारे में। इसमें एक और बात है, पहले हमने देखा लेफ्ट टू राइट, फिर टॉप टू बॉटम, फिर हमने एक बात आपको सिखाई थी ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, तो एसिडिक नेचर अभी बस आपको लिख लेना है, इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर मान लो मैं एसिड ले रहा हूं, राइट, लेट्स से आई हैव टेकन HNO2 HNO3, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, HNO2। अभी आप ये समझ सकते हो जितने ज्यादा ऑक्सीजन लगेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, ठीक है, जितने ज्यादा ऑक्सीजन लगेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इसका +3 आता है, इसका +5, ये मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर लाइक दिस, जितने ज्यादा ऑक्सीजन होंगे उतना, तो H2SO3 H2SO4, नाइट्रस, नाइट्रिक में नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक में सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हाँ, ऑफ ऑक्सी एसिड्स में बात कर रहे हैं, ये है ना, नॉन मेटल इज सेम, है ना, नॉन मेटल, कंपैरिजन ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ सेम नॉन मेटल, है ना, पीरियड और ग्रुप हम चेंज कर चुके हैं, राइट। अब हम कुछ तो कॉमन रखना पड़ेगा, वहां पे पीरियड कॉमन था, फिर ग्रुप कॉमन था, अब यहाँ पे एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। फिर HOCl से ज्यादा HClO2, HClO3, HClO4, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट में अभी लिख दे रहा हूँ +4 +6, आपको आगे पढ़ाएंगे, +1 +3 +5 +7। आपको कैसे सीखना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। टॉप टू बॉटम बता दिया ना अभी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, बढ़ेगा। हाइड्रा एसिड में बस एक्सेप्शन है, ये लिखा ना टॉप टू बॉटम। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, मोर एसिडिक है, फिर फास्फोरस की कम है, कम है, ऐसे, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन है, H3PO2 is more acidic than H3PO3 and H3PO3 is more acidic than H3PO4. रीजन अभी नहीं बता रहे हैं, लिख लो, बताएंगे भी तो समझ नहीं पाओगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से, तो आपने एसिडिक नेचर कराया। हाइड्रा एसिड में वी आर जस्ट गोइंग टू चेक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन ए पीरियड, है ना, जैसे कार्बन CH4 NH3 ऐसे हम देख रहे हैं, राइट, H3H2 HCl, राइट। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वहां पे साइज आने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं आएगा, तो ये याद रखना है, इसीलिए नोट लिखा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट, अलग है कुछ, है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड नहीं करेगा, जैसे जैसे
डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी, बट साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने के कारण एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हो गया डाउन द ग्रुप। फिर ऐसे आप ध्यान भी रख सकते हो इसको, अगर आप भूल भी जाओ तो दो चीजें ध्यान रख सकते हो कि HI स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसे याद रख सकते हो, या फिर ये भी याद रख सकते हो, ये बिल्कुल कॉमन है, H2O न्यूट्रल है और H2S स्लाइटली एसिडिक है, मतलब डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ रहा है ना। H2O न्यूट्रल है, H2S स्लाइटली एसिडिक है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, कुछ एक तरीके से याद रखो दिमाग में, तो पूरा ऑर्डर याद रहेगा। फिर इन ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, तो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन में, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, देन इट इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक। ऐसे ही यहाँ पे लेफ्ट टू राइट एसिडिक, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है, मोर एसिडिक। अप टू बॉटम में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घट रही है, लेस एसिडिक। फिर इन तीनों में लेट्स से अक्रॉस, लेट्स से, तो ये याद रखना है ऑर्डर, HNO3 H2SO4 HClO4 में HNO3 और H2SO4 में H2SO4 ज्यादा, और यहाँ तो हम देख ही चुके हैं H2SO4 और HClO4 में HClO4 ज्यादा। अब ये आ गया ऑक्सीडेशन एसिडिक नेचर विद ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, है ना, एसिडिक नेचर। बट यहाँ एक्सेप्शन है H3PO2, जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन सबसे कम है, वो मोर एसिडिक है। ठीक है, ये एसिडिक नेचर हो गया। जैसे एसिडिक नेचर है, सिमिलरली उसका बेसिक नेचर हो जाएगा। राइट, कंपैरिजन बिटवीन ऑक्सी एसिड एंड हाइड्रा एसिड्स ये नहीं कर सकते, है ना, उसमें कोई कुछ चीज कॉमन नहीं है, किनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हो बताओ, कुछ कॉमन होना चाहिए ना, तभी तो बोलोगे भाई ये चीज इससे बेटर है। अरे H तो ब्रेक हो रहा है ना, बॉन्ड तो निकलना है, तो केवल और केवल बॉन्ड एनर्जी पे देखना पड़ेगा, अगर आपको देखना है तो फिर वो डेटा बेस्ड हो जाएगा। बेसिक नेचर किस तरह से जाएगा, लेफ्ट टू राइट, electron negativity increases, so you can say acidic nature increases and basic nature decreases, right? तो कहीं पे लिखा है NaOH, फिर कहीं पे लिखा है MgOH होल ट्वाइस, और कहीं पे लिखा है AlOH होल थ्राइस, कौन ज्यादा, NaOH। ठीक है, फिर कहीं पे लिखा है लेट्स से लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब जैसे ही आप देख लोगे, टॉप टू बॉटम में देख लेते हैं, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी decreases, basic nature increases, तो LiOH से ज्यादा होगा NaOH, NaOH से ज्यादा होगा KOH, RbOH and cesium hydroxide. In fact lithium LiOH is weak base, and if I am going to write BeOH whole twice, MgOH whole twice, है ना, CaOH whole twice, SrOH whole twice and BaOH whole twice, तो BeOH whole twice is amphoteric, and MgOH whole twice is weak base. Lithium magnesium diagonal relation, BeOH whole twice क्या होता है, amphoteric,
बेरिलियम का डायगोनल रिलेशन किससे मिलेगा? एल्यूमिनियम से। किससे मिलेगा? एल्यूमिनियम से। AlOH होल थ्राइस एम्फोटेरिक होता है या नहीं? यस, ठीक है। करेक्ट, रिलेट कर पा रहे हो ना चीजें? ठीक है, तो बेसिक नेचर ऐसे देख लिया हमने। अब बात करते हैं, लेट्स से बेसिक हो गया, एसिडिक हो गया। नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो बेसिक नेचर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी, जो भी है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी, मेटेलिक करेक्टर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, इतना ही लिख लो बस। बेसिक में भी देखो, बेस की डेफिनेशन ही अलग है। फिर जो ये हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ये पानी में बेस होते हैं। बाकी फिर बेस की डेफिनेशन एक और है। बेस का काम होता है लोन पेयर डोनर। all elements, all let's say compound which are going to donate the lone pair, those are called base. तो वो डेफिनेशन आगे आएगी, अभी रहने दो। तो जो डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है हाइड्रोक्साइड वाली, उसमें एक ही तरह के बेस होते हैं। अभी के लिए एक ही तरह के समझो, और बहुत सारे तरह के बेस। आप लिखेंगे ना नेचर ऑफ ऑक्साइड, क्या लिख रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग? नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। ठीक है, ऑक्साइड से क्या बनते हैं? ऑक्सी एसिड। तो जो बिहेवियर आपने ऑक्साइड, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है SO3, उसमें पानी मिला दो, क्या हो जाएगा? H2SO4। समझ में आया? तो जो सेम बिहेवियर हम यहाँ पे देख रहे थे, वही यहाँ पे लगेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। ऑक्साइड से क्या बनते हैं? ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, ये यहाँ लिख सकते हैं ये वाली बात। CO2 plus H2O will give H2CO3। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो नेचर ऑफ ऑक्साइड। खाने में तो बहुत बारिश हो रही है भाई, और का नहीं पता। एसिड रेन भाई हो चुकी जून में, तो थोड़ी बहुत थी। अभी तो कब से बारिश हो रही है? 2-3 महीने, 2 महीने हो गए। कॉन्सेप्ट वीक है लड़के की। चलो, नेचर ऑफ ऑक्साइड। यस, नेचर ऑफ ऑक्साइड हम देख रहे थे, तो सिंपल हम लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ Li2O, BeO, Al2O3, सॉरी मैं Al कहाँ से आ गया, B2O3, CO2, फिर N2O5, एंड देन बस, फिर तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? राइट, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है?
एसिडिक नेचर इंक्रीज। जहाँ पे आपको याद रखना है Li2O इज बेस, BeO इज एम्फोटेरिक, बाकी सब एसिडिक। ऐसे ही बात कर लेते हैं, लेट्स से एक और सेकंड थर्ड ग्रुप की Na2O, FgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7। अगेन एसिडिक नेचर बढ़ेगा। बस यहाँ पे याद रखना है ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्गली बेसिक, ये वीकली बेसिक, ये एम्फोटेरिक, ये वीकली एसिडिक। ठीक है, मॉडरेटली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक, दोनों। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो नेचर। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्साइड के बारे में। और बेसिक नेचर तो आप समझ ही सकते हो, है ना, डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर बढ़ रहा होगा। ठीक है, देखो ये एसिड से एम्फोटेरिक की तरफ शिफ्ट हो गया ऐसे, है ना। एसिडिक नेचर घटेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। वेरी गुड। स्नेहा, तुम्हारा डाउट मैं यहाँ कवर कर देता हूँ। तो अब नेचर ऑफ ऑक्साइड में हमने जैसे ऑक्सी एसिड्स देखे थे, उसमें देखा था कि लेट्स से ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ऑक्साइड ऑफ, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूं Cr क्रोमियम के लिए CrO, Cr2O3 एंड CrO3, ये क्रोमियम के ऐसे 3 ऑक्साइड हैं। अगेन मैंने अभी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पढ़ाया है, तो मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब ये है कि वो दोनों से रिएक्ट करता है, एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, तो CrO, Cr2O3, Cr2O3, CrO3, तो CrO3 इज गोइंग टू कॉल्ड एज, है ना, ये मैं एसिडिक नेचर लिख दे रहा हूँ, या फिर छोड़ो इसको, ये जो है ये एसिडिक कंसिडर होता है, एसिडिक ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक, एंड ये आपका बेसिक कंसिडर होता है। तो आप देखोगे CrO3 का एक एसिड होता है, अगर इसको H2O से रिएक्ट करा देंगे तो ये बनेगा H2CrO4, इसको बोलते हैं क्रोमिक एसिड। तो ट्रांजिशन मेटल्स तो हैं, बट उनके भी ऑक्साइड एसिडिक हो सकते हैं। मेटलॉइड्स के जनरली ऑक्साइड्स, अगेन जो ऑक्साइड्स का नेचर है ना, वो ऐसे जनरल नहीं है, आपको बस कंपैरिजन होगा या फिर याद रखना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि CrO3 एसिडिक होता है और ये Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है। ऐसे वेनेडियम में लेट्स से जो फेमस है बस वो मैं लिखा दे रहा हूँ।
वेनेडियम में है V2O3, V2O4 एंड V2O5 +3 +4 +5। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं, तो ये एम्फोटेरिक होता है। ये बेसिक है, ये भी बेसिक है। और Mn का एक और लेट्स से एग्जांपल है Mn। तो MnO, Mn2O3, MnO2, MnO3, Mn2O7। +2 +3 +4 +6 +7। तो ये जो MnO2 है, ये एक्चुअली में यू कैन से काइंड ऑफ स्लाइडली लेट्स से बेसिक, बट इसको अभी हम एम्फोटेरिक की तरह मान ले रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक, ये बेसिक, ये एसिडिक, ये एसिडिक। तो ये जो है ना MnO3 plus H2O, it is going to form H2MnO4, which will be called as manganic acid. Manganic acid. And Mn2O7 plus H2O will be HMnO4, that is called permanganic acid. तो ये मैं आपको जब नॉमेनक्लेचर पढ़ा दूंगा तो ये आसान पड़ेगा। ठीक है, ठीक है स्नेहा। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्साइड हो गए। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड में यहाँ टाइप ऑफ ऑक्साइड, लेट्स से टाइप्स ऑफ ऑक्साइड में लेट्स से बेसिक ऑक्साइड, ये हमने पढ़ लिया है तो आई एम नॉट राइटिंग मच एग्जाम्पल, बस यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो Li2O, Na2O, MgO, है ना, CaO। एसिडिक ऑक्साइड ये भी पढ़ लिया हमने। तो इट इज गोइंग टू बी लेट्स से SO3, CO2, ये सब एटसेट्रा, राइट, N2O5 एटसेट्रा। अब बात आती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद रखना, ठीक है, सारे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में लेट्स से पहले आएगा बेरिलियम, है ना, BeO, फिर Al2O3, फिर ZnO, SnO, SnO2, PbO, PbO2, AH2O3, Sb2O3, Cr2O3, V2O5, MnO2। ठीक है, these are the famous one, etc. ठीक है, ये याद रख लो। अब इसमें एक और आता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब होता है कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। जैसे एक रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे ZnO है,
इसकी रिएक्शन से मैंने लिखी NaOH से, तो बनाएगा Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। एंड अगर मैंने ZnO की रिएक्शन HCl से की, then it is going to form ZnCl2। ठीक है, तो ऐसे ये दोनों से रिएक्शन करते हैं, कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। हाँ भाई, अब बताओ क्या डाउट है। सर ये प्रीवियस इसमें ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में सर वो Mn, सर वो जो आप +2 +3 लिख रहे हैं वो इसका Oxidation चार्ज है state। ना Mn का? हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, राइट। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट मींस अपेरेंट चार्ज और सर एक्चुअल। और ये आप इक्वेशन से क्या समझाना चाह रहे थे, मुझे नहीं समझा। कुछ नहीं, ये नाम बता रहे थे कि ये अगर MnO3 क्या करता है, ये भी एसिड बनाता है, तो इनके नाम क्या होंगे। अच्छा ओके सर, ये Mn2O3 होगा ना सेकंड इक्वेशन? नहीं, सही तो है, H2 तो नहीं, जोड़ेंगे सेकंड दूसरा इक्वेशन। इसमें। हाँ नहीं नहीं, यही रहेगा। हाइड्रोजन काउंट कर लो, 8 हो तो गए ना। बैलेंस करना। ओके ओके सर। सर हम्म, सर परमैंगनेट की वैलेंसी 1 थी ना? किसकी? परमैंगनेट की वैलेंसी 1 होती है ना? तो आप H2 तो वो परमैग्नेट नहीं है ना, वो मैग्नेट आएंगे। और वही था ना MnO4। 2 माइनस है ये MnO4 2 माइनस है, ये है MnO4 माइनस। मैग्नेट में दो होते हैं, एक K2MnO4 एंड KMnO4। तो यहाँ पे देखो, सब नहीं है याद रखना है, आपको याद रखना है कि ट्रेंड याद रखना है और बीच वाली चीजें याद रख लेनी है। तो आपको पता है इसके लेफ्ट वाला क्या होगा, राइट वाला क्या होगा। ठीक है, बस। अभी मैंने बताया कोई कंपाउंड एम्फोटेरिक क्यों होता है भाई, तो अगर वो दोनों से रिएक्ट करेगा तो हम उसे एम्फोटेरिक बोल रहे हैं। एनी कंपाउंड विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस RA न्यूट्रल पे भी, उनको एम्फोटेरिक बोलेंगे। अब है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड मींस ऑक्साइड which do not react with either acid or base। देखो, बेस ऑक्साइड का मतलब क्या है, वो एसिड से रिएक्ट करें। एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, वो बेसिक ऑक्साइड, बेस से रिएक्ट करें, या बेस है ना, बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट करें। एम्फोटेरिक का मतलब है जो दोनों से रिएक्ट करें। न्यूट्रल का मतलब है जो किसी से रिएक्ट ना करे। तो उसमें एग्जांपल्स हैं CO N2O NO, CO N2O NO, ये याद रखना। Sir, can you please scroll up a little? हाँ हाँ, पहले ये बताओ N2 और NO का नाम क्या है, कोई बताएगा मुझे, किसी को नाम पता है? एनीवन? हाँ बताओ, पल्लव बताओ। Sir, N2O is nitrous oxide and NO is nitrogen monoxide, I think. ठीक है, तो NO is nitrous oxide and N2O is a nitrous oxide and NO is nitric oxide। अच्छा, कोई मुझे ये बताए, थोड़ा सा बस यहाँ पे पूछ रहा हूँ, Fe2+ जैसे लिखा हुआ है,
है ना, और Fe3+ लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? जैसे कहीं पे लिखा है FeO और इसको लिखा है Fe2O3, इनके नाम क्या है? सर FeO का तो फेरस ऑक्साइड होगा। और इसका? सर इसका होगा फेरिक आई थिंक। फेरिक ऑक्साइड। तो ये याद रख लेना है। तो नेमिंग में अस का मतलब है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब क्या है? अस लोअर और इक हायर, फेरस फेरिक, नाइट्रस नाइट्रिक, ये +1 आता है और ये +2 आएगा, +2। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इक। अब देखते हैं थोड़ा पीछे, नेमिंग पे आएंगे वैसे, लेकिन यहाँ पे देखो आ गया ऑक्साइड, कहाँ लिखे थे? ऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्साइड, ये एसिड ब्रांड है, एसिड। हाँ देखो, इसको क्या बोलते हैं? +4 सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक, नाइट्रस नाइट्रिक, फॉस्फोरस फॉस्फोरिक, समझ में आया? है ना। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मींस इक, इसको बोलते हैं क्लोरस क्लोरिक पर क्लोरिक, क्लोरस क्लोरिक पर क्लोरिक। ये आगे समझाएंगे नेमिंग, है ना। नेमिंग हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे आपको। ये लगभग आपका ये छोटी मोटी 1-2 बातें बची हुई हैं, तो जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँ तो मुझे बताना कि मुझे आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट बताना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब छोटी मोटी बातें बतानी है, वो आपको मैं बताता रहूंगा पैरेलली। और अब करेंगे अपन डिस्कशन, ठीक है। तो मैं होमवर्क मैंने जितना भी दिया है उसमें एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। तो आई थिंक कहाँ तक हो गया था, कोई बताएगा मुझे? आयनाइजेशन तो हो गया था क्या? 37 तक, ठीक है। तो अब आप ना आगे क्वेश्चन सॉल्व, ये 38 पूरा हो जाएगा, ये पूरा करना है, मतलब 57 तक। फाउंडेशन बिल्डर कंप्लीट, गेट इक्विप टू जेईई मेन मैं ऑलरेडी दे चुका था, तो ये कंप्लीट। और इसके बाद आप गेट इक्विप टू जेईई एडवांस तक, गेट इक्विप टू जेईई एडवांस तक आपको करके लेके आना है, ठीक है, पूरा ऐसे वैसे कॉम्प्रिहेंशन सब करने हैं। ये विंडोज टू जेईई मेन बचेगा, ये नेक्स्ट क्लास से ही हो जाएगा। जो बच जाए डिस्कशन ही रह गया। डिस्कशन में क्या है, आपको नहीं आएगा तो बताएंगे, वरना आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जैसे ही हमें 1-2 चीजें और बतानी है, जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट बताना है, थोड़ा बहुत नेमिंग बतानी है, उसके बाद पढ़ाने लग जाएंगे, डिस्कशन कराने लग जाएंगे। मॉड्यूल 1 फिनिश, यस। हाँ, जिन्होंने आगे तक कर लिया है वो पूरा खत्म करें, है ना। पीरियोडिक टेबल अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना है। चलो, और अभी आप एक काम और कर लेना, ये 3 चैप्टर आपके खत्म हो गए हैं, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिख लेना। एक अपनी एक कॉपी बनाओ, उसमें आप लिखते जाओ कि अभी आज की कंडीशन में तुम्हारा, है ना, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना है। कि इस चैप्टर में तुम लेट्स से यू कैन रेट योरसेल्फ एज, मान लो 5 के बेसिस पे देख लो या 10 के बेसिस पे देख लो कि 10 में कितना आता है, राइट। तो जब भी तुम्हें टाइम मिलेगा ना, तो तुम्हारे जो वीक चैप्टर है उनको तुम रिवाइज करते जाओगे। और वीक चैप्टर को रिवाइज करने का तरीका है, हमेशा चैप्टर को पार्ट्स में तोड़ लो। जैसे ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के 5 पार्ट है ना, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के 5-6 पार्ट होंगे, राइट।
तो आप एक साथ पूरे चैप्टर को खत्म करने की कोशिश मत करो। अगर कोई चैप्टर आपको नहीं आता है और आपको रिवीजन करना है, इतना लंबा रिवीजन चलेगा, ठीक है, उतना कोरिलेशन स्ट्रांग होगा। कई बार क्या होता है, आज आपने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया रिवाइज करके, पता चला कि अभी 2-4 दिन बड़ा अच्छा लग रहा है ना, क्वेश्चन सब बन गए, 15 दिन बाद भूल गए। तो रिवीजन ऐसा हो जो थोड़ा लंबा चले, थोड़ा थोड़ा ही हो। इसीलिए जरूरी ये है कि पैरेलली आप थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ और भी पढ़ते रहें। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन पूरा केमिस्ट्री खत्म कर दिया। तो जैसे इसमें पार्ट लिखे हुए हैं, है ना, एक पार्ट है एटॉमिक रेडियाई, दूसरा आयनाइजेशन, राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऐसे 4-5 पार्ट में कोई भी चैप्टर को तोड़ लिया है कि हर हर चैप्टर में ऐसा मिल जाएगा आपको। बस आपका काम यही है कि 1 घंटे में बस वो कॉन्सेप्ट के रिवाइज कर लेना जो भी है, और उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेना। तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, चैप्टर लगता टफ है लेकिन क्वेश्चन उसके इजी आते हैं, और कई बार उल्टा भी होता है, चैप्टर इजी लगता है, क्वेश्चन टफ आते हैं। आप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में वर्क करो, अपने आप को रेट करो अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से। ये केवल केमिस्ट्री में नहीं करना है, फिजिक्स मैथ सब में करना है। जितने चैप्टर खत्म होते जाए उसमें अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से लिखोगे। दैट मीन्स कंफर्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर मान लो रैंडमली अगर आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे तो कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे? क्या 10 के 10 सॉल्व कर लोगे? क्या 10 में से 9 कर पाओगे? क्या 10 में से 2-4 ही कर पाओगे? है ना, वॉट एवर योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज, डेट डाल के आज भैया 15 अगस्त से पहले इतना इतना मुझे आता है, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन भी देगा, अरे यार ये मेरा ये वाला पार्ट वीक लग रहा है मुझे, सो मुझे काम करना है। ठीक है, चलो ऐसे ही लगे रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो। गुड। केमिस्ट्री का होमवर्क है, तो अभिलाष आपको आपको प्रैक्टिस करनी है। केमिस्ट्री का होमवर्क है आपका, फाउंडेशन बिल्डर, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, सब्जेक्टिव कंप्लीट, जेई गेट इक्विप्ड टू जेई मेन कंप्लीट, गेट इक्विप्ड टू जेई एडवांस कंप्लीट। एडवांस तक खत्म करना है। ठीक है, एनी डाउट? चलें खत्म करें क्लास। बाय। बाय सर, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू बेटा, all of you should have very nice day. यस सर, थैंक यू।